Hello, here is Devanshu Misra and you are welcome in my YouTube channel बालाजी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक अन्य वीडियो जो कि विज्ञान की श्रृंखला में आगे एक अगला वीडियो आया है ना। इसके पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, वृत्तीय गति क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में जाना था। आज मैं जानने वाला हूँ उसके बाद में कि बलाघूर्ण क्या होता है और उसी पर आधारित जो सरल मशीनें होती हैं, सरल मशीनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन से टाइप से हैं, क्या उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका उत्तोलक है, गिरनी है, स्क्रू जैक वगैरह के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में उत्तोलक के हम टाइप्स के बारे में जानेंगे कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल के पेज पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे लगाइएगा, जिससे यहाँ से कोई भी वीडियो अगर अपलोड की जाती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन और आपके पास उस वीडियो का लिंक सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात आज करूँगी कि बलाघूर्ण की। सबसे पहले समझना ये है कि बलाघूर्ण होता क्या है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में जो हेडिंग्स वगैरह होती हैं तो अधिकतर जो चीज़ें हैं वो हेडिंग से क्लियर हो जाती हैं। यानी 99% चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप हेडिंग को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे लिखा कि बल आघूर्ण। अच्छा, बल से आपको पता चल रहा होगा, बल के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। तो बल का मतलब एक फोर्स, है ना। और यहाँ पर आघूर्ण, आघूर्ण को आ छोड़ दीजिए, आप ये समझिए घूर्ण। घूर्ण का मतलब क्या होता है? घूमना। यानी हम बल जो लगाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी के चारों ओर क्या करेगा? घूमेगा। इतना आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि घूमेगा कहाँ पे, या फिर किसके सहारे घूमेगा, या किसके चारों ओर घूमेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे अब देखना है। तो देखो यहाँ से ध्यान से, यानी हम कभी भी बल लगाते हैं और मान लीजिए कोई भी आपका एक अक्ष बना हुआ है, ठीक। कोई भी एक अक्ष है, उस पर हम क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। और वह पिंड इस अक्ष के परिता, कोई भी वस्तु है इस अक्ष के परिता क्या करे? घूम जाए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? बलाघूर्ण कहते हैं। यानी समझ आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए आपका दरवाजा होता है। दरवाजा इस टाइप से बना होता कि नहीं होता? दरवाजा इस टाइप से बना होता है। इसमें ऊपर नीचे देखिए, यहाँ पर घूमने के लिए वो लगाए जाते हैं, ठीक है। जिससे दरवाजा क्या करता है? अब दरवाजा जो होगा इस अक्ष के सहारे क्या होगा? आगे और पीछे ऐसे ऐसे घूम सकता है कि यहाँ पे जब वो हत्था लगा दिया जाता है, जिसको पकड़कर हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो ओपन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ही समझ आ रहा होगा कि जिसके सहारे घूम रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? आपका अक्ष हो जाएगा, ठीक। यानी ये लाइन क्या कहलाएगी? आपका अक्ष कहलाएगी। और घुमाएंगे कहाँ से? यहाँ से भैया, अगर यहाँ तक की है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, जिससे हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं, ठीक है। यानी हम इस पे लगा क्या रहे होंगे? तो लगाते क्या है? तो हम बल लगाते हैं। तो अगर बलाघूर्ण की बात करेंगे तो बलाघूर्ण होता क्या है कि अगर किसी भी अक्ष के परिता किसी वस्तु को चारों ओर घुमाने की ही प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? हम लोग बलाघूर्ण कहते हैं। बात अगर आती है बलाघूर्ण के फार्मूले की, तो बलाघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर एफ इंटू आर। टाउ बराबर क्या होता है? एफ इंटू आर। यहाँ पर एफ वही फोर्स होता है जो कि हम उसको अक्ष के परिता घुमाने के काम में लाते हैं। और आर जो होता है वह होता है कि जहां पर हम बल लगा रहे हैं और जहां से वो घूर्णन कर रही है, यानी घूर्णन अक्ष से जहां पर हम बल लगा रहे हैं उसके बीच की क्या होती है? दूरी होती है, ठीक है। यानी अगर बलाघूर्ण की बात करें तो फार्मूला टाउ बराबर एफ इंटू आर हो जाता है। राशि पूछा जाए कैसी है, तो यह एक सदिश राशि होती है। अगर मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन। आर, आर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आर क्या है? दूरी। तो भैया दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो पूरे का मात्रक क्या निकल के आएगा? न्यूटन इंटू मीटर। अब मैं बात करता हूँ सरल मशीन की। सरल मशीन होती क्या है? तो सरल मशीन जो होती है वह बल आघूर्ण पर कार्य करने वाली ही एक मशीन होती है। यानी बल आघूर्ण का जो सिद्धांत है उस पर ही कार्य करने वाली एक मशीन होती है। नाम से जैसा कि क्लियर हो रहा है कि सरल मशीन। सरल मशीन का मतलब क्या है? कि कोई ऐसी मशीन होगी जिससे हम कार्य को आसानी से कर सकें या सरलता से कर सकें, है ना। तो यानी सरल मशीन जो होती है उससे काम को क्या किया जा सकता है? किसी भी कार्य को आसान किया जा सकता है। किसकी सहायता पर, किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो आपको समझ आ गया कि किसी भी चीज़ को अगर मान लो उठाना है, जैसे मान लीजिए आपका क्रेन वगैरह होता है तो बड़े बड़े सामान को उठा लेती है इसको आराम से, तो वो भी कैसी मशीन हो गई? सरल मशीन हो गई। आप सरलता से किसी चीज़ को, कटर को काट लेते हैं, तार काट लेते हैं, प्लास वगैरह है, कैंची है, नींबू निचोड़ने मशीन हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है? आपकी सरल मशीनों के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें सरल मशीनों में तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे पहला आपका उत्तोलक है,
घिरनी हो गया, स्क्रू जैक हो गया, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके सरल मशीन के अंतर्गत आते हैं। ध्यान से समझिएगा, उत्तोलक, घिरनी, स्क्रू जैक। उत्तोलक के बारे में तो मैं भैया आगे बात करने वाला हूँ कि उत्तोलक कितने प्रकार के हैं, सारी चीजें मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं जान लेता हूँ कि घिरनी क्या होती है। घिरनी आप लोगों ने कुआं के ऊपर देखा होगा कि गोल गोल ऐसे लगा होता है, या पहिया वगैरह, साइकिल का पहिया हो गया, उसमें चैन चढ़ी होती है। तो आप क्या करते हैं, पैडल जब चलाते हैं तो साइकिल आगे क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें ताकत ज़्यादा लगा साइकिल ना चले, वो तो तब होता है कि जब क्या हो जाए, चैन वहाँ की क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। यानी अगर आप ये समझ पा रहे होंगे कि घिरनी का मतलब होता है कहीं एक अच्छा है, उसके चारों ओर अगर कोई चीज़ घूम रही है तो वही क्या हो जाता है, आपका बलाघूर्ण हो जाता है। और बलाघूर्ण के सिद्धांत पर काम कौन करता है, आपका सरल मशीन काम करता है। यानी पहिया घूमने में भी कौन सा बल लग रहा होता है, आपका कौन सा कार्य कर रहा होता है, तो आपका बलाघूर्ण का नियम कार्य कर रहा होता है। गिरनी वगैरह जैसे आपके कुआं से पानी निकालना है तो कुएं में पानी रस्सी बंधी होती है, आप बाल्टी से खींच लेते हैं, वो ज़्यादा आसानी से आ जाता है आपको नीचे डायरेक्ट खींचने की अपेक्षा। स्क्रू जैक, स्क्रू जैक मतलब जैसे आपका पेचकस होता है। स्क्रू जैक मतलब क्या होता है, आपका पेचकस हो गया। तो पेचकस की सहायता से आप किसी भी स्क्रू को आसानी से खोल सकते हैं। रिंच वगैरह से किसी बोल्ट को खोलना है तो आप आसानी से खोल सकते हैं। अब उतना हाथ से तो नहीं खोल पाएंगे, या प्लास की सहायता से भी उतना बढ़िया नहीं बन सकता, लेकिन वहाँ पे किसका यूज करना पड़ता है, आपको रिंच का यूज करना पड़ेगा। स्क्रू जैक है, अगर मान लो पेच है तो आपको पेचकस का यूज करना पड़ेगा। यानी किसी भी मशीन की सहायता से यदि कार्य को हम आसानी से कर पाते हैं तो उन मशीनों को ही हम क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब बात मैं अगर करूँ उत्तोलक को, तो उत्तोलक का इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लीवर, है ना। यहाँ पे पेट वाला लीवर नहीं है, पेट के लीवर की स्पेलिंग भी अलग होती है, LIVER। लेकिन यहाँ पर जो होता है आपका उत्तोलक, वहाँ पर होता है LEVER, है ना। स्पेलिंग में थोड़ा सा देख लीजिएगा, LEVER मतलब क्या होता है, आपका उत्तोलक होता है। अब अगर उत्तोलक की बात करें तो उत्तोलक में 3 पॉइंट पाए जाते हैं, है ना। 3 बिंदु होते हैं उत्तोलक में, तो उत्तोलक में तीनों पॉइंट को देखते हैं ध्यान से। पहला होता है आपका आलंब, दूसरा होता है आयास, और तीसरा होता है भार। आलंब को इंग्लिश में हम लोग फल्क्रम बोलते हैं, आयास को हम लोग एफर्ट बोलते हैं, और भार को हम लोग लोड बोलते हैं। इंग्लिश में ध्यान से देख लीजिएगा, आलंब को फल्क्रम, इसको मैंने एफ से लिखूंगा, ठीक है। आगे मैं क्या लिखूंगा, एफ से लिखूंगा। आयास को भी एफर्ट हम ई से लिखेंगे। भार चाहे लोड लिख लें या आप वहाँ पर वेट लिख लें, तो भार को हम डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं और एल से भी लिख सकते हैं। अब तीनों चीज़ें समझिएगा होती क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आलंब किसको डिनोट करता है, आयास क्या है और भार क्या है। अच्छा, आयास और भार अगर मैं आपको समझा दूं तो आलंब आपको समझ आ जाएगा। पहले देखिएगा आयास और भार को। आयास का मतलब आप ये भी तो बोल सकते हैं, एफर्ट लिखा तो आप प्रयास बोल सकते हैं, है ना। यानी जहां पर आप बल लगाएंगे। आयास का मतलब क्या हो सकता है, आयास का मतलब अगर प्रयास हो जाता है, यानी जहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप बल लगा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। ऐसे यहाँ पे भार दिया गया है, भार का मतलब क्या है कि जिस काम को करना है, या जैसे मान लीजिए सरोता है आपका, ठीक है। तो सरोते के अंदर बीच में सुपारी रखना है, तो सुपारी को काटना है। तो सुपारी को काटने के जहाँ पे हाथ पे बल लगा रहे हैं, तो जहाँ पे बल लगा रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आयास हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर एफर्ट दे रहे हैं। भार यानी सरोते में जो सुपारी बीच में रखी होगी वो क्या हो जाएगा, आपका भार हो जाएगा। बचा आपका आलम्ब, यानी जहाँ से सरोते के दोनों पाने, मतलब जैसे यहाँ पर एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, आगे जाके यहाँ पे बना होता है, फिर यहाँ से ऐसे कटर लगा होता है, बीच में सुपारी रखी जाती। तो जहाँ से कोई भी वस्तु क्या होती है, घूर्णन करती, जिस बिंदु पर कोई भी वस्तु क्या करे, घूर्णन करेगी, वही बिंदु क्या कहलाता है, आपका आलम्ब कहलाता है। यानी इसके चारों ओर, यानी अगर मान लीजिए पॉइंट है जहां से घूम रही, तो इसके चारों ओर वो क्या कर सकती है, आसानी से घूम सकती है, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अगर घुमाना चाहे तो आसानी से घूम जाएगी, है ना। तो ये क्या कहलाता है, आपका जो पॉइंट कहलाएगा जिसके चारों ओर घूमेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आलंब कहेंगे। जहां पर मान लीजिए हम बल लगा रहे हैं, जहां पर लगा रहे हैं जिसको काटने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आयास कहलाएगा। और जहां पर सुपारी कट रही है, इसको सुपारी को ही क्या बोल देंगे, हम लोग भार बोल देंगे। इतना आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आलंब क्या है, आयास क्या है और भार क्या है। अब मैं बात करने वाला हूं उत्तोलक के प्रकार की। ध्यान से देखिएगा उत्तोलक के प्रकारों के बारे में। उत्तोलक के आपके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। उत्तोलक के जो प्रकार होते हैं उन्हें श्रेणियों में बांट दिया गया है कि उत्तोलक की 3 श्रेणियां होती है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। उत्तोलक काफी आसान है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। इन तृतीय श्रेणी हो या द्वितीय श्रेणी हो या प्रथम श्रेणी हो, इनकी परिभाषा की बजाय अगर आप उदाहरण से समझे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण दिए गए हैं कि कैंची, फिर लिखा है पिलास, कील उखाड़ने की वाली मशीन होता है, आपका नल हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की बात करेंगे तो नींबू निचोड़ने वाली मशीन हो गई, सरौता हो गया, ये सब किस में आते हैं, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तृतीय श्रेणी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका होता है चिमटा हो गया, या मनुष्य का हाथ भी होता है, ठीक। अब इन तीनों को एक एक करके ध्यान से समझते हैं हम लोग, आगे देखिएगा वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए, प्रथम श्रेणी में अगर बात करें, हम एक चीज उठा लेते हैं जैसे कैंची।
तो कैंची हमारे हिसाब से ऐसे कैंची बनी होती है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या हो जाता है, आपका पॉइंट होता है, जहाँ से क्या होता है ये स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने बोला यहाँ पर ई को हमने क्या लिखा, यहाँ पर ई और क्या लिखा था, आयास या फिर एफर्ट बोल सकते हैं आप लोग। जो एफ लिखा गया उसको फलक्रम बोलते हैं, फलक्रम या फिर आलम्ब बोलते हैं, यानी जहाँ से हमको क्या करना होता है कि जो बिंदु होता है जिसके चारों ओर क्या होगा, वो आराम से घूम सके। फिर आता है डब्लू। तो डब्लू मैंने बोला था, चाहे आप लोड याद रखें चाहे आप वेट याद रखें, यानी भार, यानी जिस चीज़ को काटना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, बीच वाली चीज़ों को सिर्फ मुझे ध्यान देना है कि बीच में क्या होगा, बाकी आगे पीछे दो जो बचेंगी वो हो जाएंगी। बीच में यहाँ पर आपका होता है एफ। एफ का मतलब हो गया आपका फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है जिस बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक चारों ओर क्या कर दे, घूम पाए, वही चीज इसमें क्या होगी, बीच में। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहीं पर तो पॉइंट होगा कि जहां से वो आसानी से क्या कर पाएगी, घूम पाएगी, यानी बीच वाला जो पॉइंट होगा इसे ही हम क्या लोग बोलेंगे, फलक्रम बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, फलक्रम बोलेंगे। फिर आगे की जब बात करूंगा तो यहाँ पर जो काटान बिंदु आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डब्लू, क्योंकि यहीं पर तो भार रखेंगे, यहीं पर तो कपड़ा रखेंगे तभी तो कटेगा, तो इसीलिए बीच में क्या होगा, एफ हो गया, साइड में क्या हो गया, इधर डब्लू हो गया। बचा आपका, जब भार लगाएंगे तो भार कहाँ पे लगाएंगे आप, यहाँ से ही, सॉरी भार नहीं बल है ना, तो बल आप कहाँ से लगाएंगे, इधर से ही बल लगाएंगे, तभी जाके आगे का क्या करेगा, वर्क करेगा, किसके सहारे, तो फलक्रम के सहारे। यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, एफर्ट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, एफर्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब कैंची की बात करें तो भी ये डिजाइन में आएगी, बात अगर प्लास की करेंगे तो भी यही डिजाइन में आएगी, ठीक है। कील उखाड़ने वाली मशीन की बात करेंगे तो भी इसी डिजाइन में आएगी। बात अगर मैं नल की करूं तो भी ऐसे ही होता है, बस नल में इतना होता है कि हत्था ऐसे लगा होता है, फिर यहाँ से पानी को घसीटने वाला होता है, बीच में आपका लगा होता है, जब इसको दबाते तो ये ऊपर उठता है। यानी यहाँ पर क्या है, आपका फलक्रम है, इसके सहारे घूमता रहता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका भार हो रहा है, यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, आराम, आयास दे रहे हैं, ठीक। तो बीच में क्या हो जाएगा, आपका फलक्रम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, आपका भार हो जाता है। तो नल में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो पूछा जा सकता है कि कैंची हो गया, पिलास हो गया, ठीक है, आपका कील उखाड़ने वाली मशीन हो गई, नल हो गए, ये किस प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये तीनों के तीनों, चारों चारों क्या हैं आपके, तीन चार जो भी लिखे हैं वो आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। अब बात मैं करता हूं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों की। इसमें देखिए एग्जाम्पल के सहारे मैं इस चीज को समझा देता हूं, या आप ऐसे समझिए कि इसमें जो भार होता है वो बीच में होता है, ठीक है, आलम्ब होता है साइड में, और एक तरफ आप क्या करेंगे, अपना प्रयास करेंगे, या आप कह सकते हैं कि बल लगाएंगे, ठीक, या आप उसको बोल सकते हैं आयास, क्या बोल सकते हैं, आयास लगाएंगे, ठीक। यानी क्या हो जाएगा, आयास, बीच में क्या होगा, भार, और इधर क्या होगा, आलम्ब। अब बात मैं अगर सरौता की करूँ तो मैंने ये सरौता बनाया था, मैं फिर से बना देता हूँ, डिजाइन ध्यान से देखिएगा। सरौते की बात अगर करूँ तो सरौता इस टाइप से बना होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, आलम्ब हो जाता है, ये बीच में काटने के लिए जो आपका लगा होता है वो हो गया। आप भार कहाँ पे देंगे, मतलब भार कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ये हो गया आपका भार, यानी क्या हो जाएगा आपका डब्लू। यहाँ पर क्या दिया गया कि यहाँ से ये सारा आराम से घूम सकता है, इसको ओपन करें या बंद करें तो यहाँ से ये घूर्णन अक्ष बन जाता है, ये क्या बन जाता है, आपका घूर्णन बिंदु बन जाता है। तो ये जो घूर्णन बिंदु बना हुआ है, इस घूर्णन बिंदु को क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं, मैंने बताया अभी। बीच में क्या होगा, आपका भार हो गया। बच्चा आपका जो प्रयास करेंगे, आयास लगाएंगे, जो बल लगाएंगे वो यहाँ से लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसीलिए मैंने बीच में क्या लिखा हुआ, डब्लू, यानी जो भार होता है, यानी जो भार आता है या आपका बल आता है, बल कहाँ पे आएगा, साइड में आएगा, भार कहाँ जाएगा, आपका बीच में आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भार बीच में आ जाएगा, एक तरफ आयास और एक तरफ आलम्ब हो जाएगा, तो किस श्रेणी के उत्तोलक होंगे, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होंगे। जब बीच में क्या आ जाएगा, आपका एफ मतलब आलम्ब आ जाएगा, जब बीच में आलम्ब आ जाएगा, एक तरफ आपका आयास हो जाए, दूसरी तरफ भार हो जाए, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, ठीक। अगर बात मैं करूँ नींबू निचोड़ने की मशीन वाली, तो नींबू भी अगर निचोड़ने मशीन की बात करूंगा तो नींबू निचोड़ने मशीन में भी देखिएगा तो यहाँ पर नींबू रख के, और यहाँ पर क्या लगा होता है, आलम्ब लगा होता है, बीच में क्या हो जाता है, भार हो जाता है, और इधर साइड में क्या लगाते हैं हम लोग, आयास लगाते हैं। तो ये भी उसी उदाहरण है, मतलब जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है उसी का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। अगला मैं बात करता हूँ, सबसे लास्ट लिखा गया है कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब तृतीय श्रेणी में उत्तोलक में क्या होता है, ध्यान से देखिए, जैसे लिखा गया चिमटा। अब बात, आप अगर रोटी वगैरह कभी सेके होंगे, कभी बाहर रुके होंगे, तो आप लोग पता होगा कि चिमटा इस टाइप से बना होता है। तो चिमटा में अगर बात करें तो चिमटा घूम तो नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि अगर मान लो चिमटे को दबाएंगे तो मेन वहाँ पे जो होगा जॉइंट होता है वो यहीं पर होता है, यानी जो आलम्ब होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, आलम्ब बोलते हैं, ठीक।
बात अगर मैं करूँगा आयास की, तो मैं आयास कहाँ देता हूँ, बीच में। आयास कहाँ देता हूँ, बीच में, क्योंकि जो बल लगाऊंगा तो बीच ही में लगाना है, ऐसा तो है नहीं कि साइड में लगा देंगे। ये बल कहाँ पे लगाते हैं, बीच में। लेकिन रोटी कहाँ से पकड़ते हैं, तो साइड से, यानी जो भार होता है वो कहाँ होता है, सबसे साइड में होता है। ठीक है, तो चिमटे को भी समझ आ रहा होगा कि सबसे साइड में यहाँ पे एफ मतलब क्या हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा, ई का मतलब आपका आयास हो जाएगा, और डब्लू का मतलब यहाँ पर भार हो जाएगा। तो ये किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, तो आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। मनुष्य के अगर हाथ की भी बात करूं, तो हाथ जैसे ऐसे है, तो यहाँ पर जॉइंट होता है, तो यहाँ पर जॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा, बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, आयास लगा रहे हैं, बीच में ताका लगा रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर मान लीजिए मार्कर को ही पकड़ना है, तो यहाँ मार्कर आ गया, तो ये क्या होगा, आपका भार हो गया। बीच में क्या हो जाएगा, आपका आयास हो जाएगा, ई फॉर एफर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, आयास बोल सकते हैं। एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फलक्रम, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा। यानी मनुष्य का हाथ और चिमटा तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। प्रथम श्रेणी में कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन और नल हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, सरौता हो गया। तृतीय श्रेणी में आपका चिमटा हो गया और मनुष्य का हाथ हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ में साझा जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।